नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। घड़ी का इशारा 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन एट 9। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर के साथ, जहां बीते दिन पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान राजकीय यात्रा पर गए पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत हुआ है। यहाँ बाइडेन के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद साझा बयान में पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि हम दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं, अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम दोनों ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल सिद्धांत में विश्वास करते हैं। वहीं अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत में 2500 राजनीतिक दल हैं, 1000 से ज्यादा भाषाएं हैं, हर 100 मील पर खान पान बदल जाते हैं। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन हम एक स्वर में बात करते हैं। भारत का विकास दूसरे देशों को प्रेरित करता है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आज से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो जम्मू और श्रीनगर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज सुबह जम्मू में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ ही दौरे की शुरुआत होने वाली है। दौरे के बीच अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह के भगवती नगर में रैली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद शाह सांबा में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखेंगे। श्रीनगर के प्रताप पार्क में देश के लिए शहीद होने वाले शहीदों की स्मृति में बलिदान स्तंभ बनाया जाना है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दिल्ली लौटने से पहले इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। ये बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा। चलिए खबरों में रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने के प्रयास में लगे हुए हैं। विपक्षी दल आज पटना में मुलाकात भी करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों की महा बैठक बुलाई गई है। कई दिग्गज नेता इस बैठक में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के मकसद से मंथन करेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत मोर्चे के गठन की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में 17 विपक्षी दलों के नेता हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके के चीफ एम.के. स्टालिन बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, सीपीआई नेता डी राजा इसमें शामिल होंगे। खबरों में बात बिहार की करेंगे, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली बैठक को लेकर के बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने ऐसी बारात लगाई है जिस बारात में सभी दूल्हे हैं और सभी अपने शर्त मनवाने में लगे हुए हैं। इनका दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ जरूर मिलाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के साथ समझौता करेंगी? क्या वो बंगाल में कांग्रेस के लिए एक भी सीट छोड़ेंगी? बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा में आधे दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। अरविंद केजरीवाल आज नीतीश कुमार से मिले हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे? कोई भी क्षेत्रीय नेता कांग्रेस को अपने राज्य में सीट देने के लिए तैयार ही नहीं है। कल बैठक भले ही हो जाए, लेकिन एक एक सीट पर समझौता होना असंभव है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी हरियाणा की, जहां 170 दिन से केएमपी के मांडोली टोल प्लाजा के पास धरना दे रहे किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और किसानों ने 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मनोहर लाल को सौंपा। हालांकि पहले ही मांग पर पेंच फंस गया है। किसानों ने अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग रखी।
हालांकि बैठक में सरकार की ओर से मुआवजा बढ़ाने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। करीब आधे घंटे तक चली बैठक बेनतीजा रही और खत्म हो गई। अब किसानों ने झज्जर जिले के गांव आसौदा में किसानों की पंचायत को बुलाया है। इस पंचायत में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि मुआवजा बढ़ाने को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान यहां पर कई बार जमा भी हो चुके हैं और टोल प्लाजा के पास धरना लगातार अभी भी जारी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीते दिन दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी के 9 साल भारत के गौरव, गरीब कल्याण और भारत के उत्कर्ष के 9 साल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने दूसरी ओर लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते थे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गई और किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत तक नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि 9 साल के अंदर पीएम मोदी ने बहुत परिवर्तन किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली। इन 10 वर्षों में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए। साथ ही बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य के लोगों को धोखा देने के लिए शर्म आनी चाहिए। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय प्रदेश की हालत क्या थी सभी ने देखी। सड़कें खराब थी, बिजली नहीं थी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी तक मुहैया नहीं था। शिवराज सिंह ने कहा है कि 15 महीने वाली कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी का झूठा वादा करने वाले किसानों को कर्जदार बनाया, जनहित की सारी योजनाएं बंद कर दी। कांग्रेस देश प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि कांग्रेस के जमाने में किसानों को 18% ब्याज पर कर्ज मिलता था, हमने 0% ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया। बहनों को मिलने वाली राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 अब किया जाएगा। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्वाण दिवस है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल का रुख करेंगे। आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि भी देते नजर आएंगे। तो वहीं अगले कार्यक्रम की बात करें तो यूपी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ा तोहफा देने वाले हैं। स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को वो डिजिटली माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज सौंपेंगे। तो वहीं योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिल जाएगी। इधर राजस्थान में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि सीएम गहलोत का जिले में 6 महीनों में ये 7वां दौरा है। अभी 7 दिन पहले मुख्यमंत्री भरतपुर जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र में सीकरी कस्बे में किसानों की सभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं अब सीएम अशोक गहलोत आज भरतपुर के डीग कुम्हेर आ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि डीग कुम्हेर जाट बहुल क्षेत्र है। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर जिले की कुम्हेर डीग विधानसभा से लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं सीएम गहलोत जनसभा को संबोधित भी करेंगे और महंगाई राहत शिविर का अवलोकन भी किया जाएगा। अब बात करेंगे झारखंड यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। कौशल विकास का प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले युवाओं और प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए झारखंड सरकार देश के 8 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलेगी। राज्य सरकार ने इन सेंटर्स का नाम आश्रय दिया है। ये सेंटर नौकरी मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में प्रवास कर रहे झारखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले हैं और उन्हें जरूरत के हिसाब से सहायता, मार्गदर्शन, नियम प्रावधान की जानकारी भी साझा करेंगे। जरूरत पड़ने पर ये झारखंड सरकार और संबंधित राज्य की सरकार से श्रमिकों का समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें सहायता दिलाएंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर और चेन्नई, महाराष्ट्र के पुणे, कर्नाटक के बेंगलुरु, राजस्थान के नेमराना, तेलंगाना के हैदराबाद, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत, दिल्ली में और नोएडा में ये केंद्र खोले जा रहे हैं।
चलिए खबरों में रुख करते हैं पूर्वोत्तर राज्य असम का, जहां पर परिसीमन पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन योजना असम उसके मूल लोगों की रक्षा करने वाली है। किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि ये राज्य और उसके मूल लोगों की राजनीतिक रूप से रक्षा करेगा। उन्होंने परिसीमन के मसौदे के प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कहा कि लोगों का एक वर्ग मसौदे को सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर पंजाब से, जहां मान सरकार ने अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए बड़ा कदम उठाया। पंजाब में अब पेंशनर्स पर भी 200 रुपए प्रति माह का विकास कर लगा दिया गया है। इसे जून महीने से ही उनकी पेंशन से काटने के आदेश दिए गए हैं। वित्त विभाग का अनुमान है कि इससे लगभग 70 करोड़ रुपए के लगभग इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा 3 लाख के करीब पेंशनर्स की अनुमानित गिनती को मानकर तय किया गया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले ये टैक्स केवल प्रोफेशनल्स पर ही लगता था। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में पेंशनर्स पर 200 रुपए प्रतिमाह का विकास कर लगाने की आलोचना करते हुए कहा कि दूसरी बार पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने और बिजली की दरें बढ़ाने के बाद अब पंजाब के पेंशनर्स को भी एक नया तोहफा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की नियमित गतिविधियां उधार के पैसे पर ही की जा रही हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने शिंदे बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दंगे कराने और मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार दंगों के जरिए महंगाई और बेरोजगारी समेत ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। नाना पटोले का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बीते दिनों महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में औरंगजेब और मैसूर शासक टीपू सुल्तान पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं देखी गई थी। नाना पटोले ने कहा कि पिछले 2.5 महीने में महाराष्ट्र में 10 जगहों पर दंगे हुए। इन दंगों के पीछे बीजेपी सरकार है। खबरों में एक बार फिर से बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर आज शाम 5 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित पदक वीर सम्मान समारोह में गुजरात में आयोजित किए गए 36वें नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले हैं। सीएम बघेल समारोह में गुजरात में 30 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित खेल प्रतियोगिता में कई खेलों में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और सभी प्रतिभागियों के साथ उनके प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों को भी सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि समारोह में राज्य के ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और छत्तीसगढ़ के ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अलग अलग खेल संघों और जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, सचिवों को आमंत्रित किया गया है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक की अन्न भाग्य योजना के लिए चावल की आपूर्ति को संबोधित किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान यहां पर किया जाएगा।
अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। इसके पहले बड़ा कदम उठाते हुए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा की ज्वाइनिंग रिपोर्ट राज्य सरकार को लौटा दी है। गवर्नर ने सिन्हा को पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर 17 जून को राजभवन बुलाया था, लेकिन सिन्हा ने नामांकन की जांच का हवाला देते हुए आने से इनकार किया था। इसके पहले भी उन्हें एक बार बुलाया गया था, लेकिन काम का हवाला देकर सिन्हा ने राजभवन आने से मना कर दिया था। बीजेपी ने सिन्हा पर टीएमसी का समर्थन करने का आरोप लगाया था। यहाँ आपको जानना बेहद जरूरी है, राजीव सिन्हा सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके हैं। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है। पिछले महीने ममता सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए राजीव सिन्हा 3 अन्य लोगों का नाम गवर्नर को भेजा था। गवर्नर ने ही उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी थी। अब उन्होंने उनका ज्वाइनिंग लेटर लौटा दिया है। खबरों में बात उत्तराखंड की करेंगे। आपको बता दें कि साल 2016 में सामने आए चर्चित विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया। स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग की जा रही है। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। अगली खबर वापस से पश्चिम बंगाल से है, जहां पर पुरुलिया में पंचायत चुनाव से पहले माहौल गरमाया हुआ है। तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक तृणमूल के आंध्रा नगर अध्यक्ष धनंजय चौबे अपने सहयोगियों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठे थे, तभी 3 अज्ञात लोग बाइक से वहां पहुंचे और चौबे को करीब से गोली मारी गई थी। गोलीबारी में चौबे का बॉडीगार्ड भी घायल हुआ था। गंभीर हालत में धनंजय चौबे को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। उनके बॉडीगार्ड्स का इलाज उसी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना से रेल नगरी आद्रा की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हुए खून खराबे के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया है। खबरों में रुक करेंगे तेलंगाना का। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केसीआर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। उन्होंने केसीआर सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए घर में नजरबंद तक कर दिया। दरअसल केसीआर सरकार का 21 दिनों तक चलने वाला उत्सव खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस अवसर को दशब्दी धागा यानी कि धोखाधड़ी का 1 दशक करार दिया है। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कर्नाटक बंद का आह्वान किया, जो बिजली दरों में असामान्य मूल्य बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कई बार हड़ताल की चेतावनी जारी की थी, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। मामले में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संदीप बिदासरिया ने कहा है कि पिछले 8 दिनों में हमने बिजली दरों में बढ़ोतरी के कारण होने वाले प्रभाव की गंभीरता को बताने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों की ओर से इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं किया गया। ये भी कहा गया कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस बंद का आह्वान किया है। उनको उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान जरूर देगी और बिजली के रेट कम होंगे। दरअसल कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने 12 मई को बिजली के दाम में संशोधन किया था। इस वजह से प्रति यूनिट में 70 पैसे का इजाफा हुआ है। तो नेशन@9 में खबरों का सफर यहीं तक। उस पार देखिए तमाम अपडेट्स। बिल्कुल, नमस्कार।